हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से आपके इस वीडियो में स्वागत है, आपके इस चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारी क्लासेस बराबर ले रहे हो तो आपको पता है कि हम इस समय एनसीईआरटी की क्लासेस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री का वो भी क्लास 6। आप सभी मेरे साथ पिछले 7 वीडियो से बने हुए हो। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, और आप सभी ने जो पिछले 7 चैप्टर पढ़ा, आपने उसमें बड़ा ही इंटरेस्ट दिखाया, आपने बड़े अच्छे से पढ़ा, और आप अपना जो फीडबैक दे रहे हो बड़ा अच्छा दे रहे हो। और इसलिए आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ जाएंगे। और इसी सब्सक्राइब के बगल में ये जो बेल आइकन यहाँ पर बनी होती है उसको टच कीजिए, ताकि हमारे जैसे ही वीडियोस आपके पास आएंगे, जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे वैसे ही तुरंत आपके पास ये पहुंच जाएंगे। और अच्छा लगे तो उसको लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए, ये हो गई मेरे खुद के मतलब की बातें। हाँ, मैं साफ बोलता हूँ कि भाई ये मेरे मतलब की थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं, हम आते हैं अपने मुद्दे पर। हमारा मुद्दा ये है कि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का कक्षा 6 की पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। हमने पिछले 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 में। तो ये लो, चलो आ गया चैप्टर नंबर 8। क्या है चैप्टर नंबर 8 में, हम आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस चैप्टर में क्या बताने की कोशिश की गई है? पहली बात, जो आप अगर इस कक्षा 6 की पुस्तक को हल्के में ले रहे हो कि यार ये क्लास 6 की पुस्तक है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ी ना आएगा, ये एसएससी, डिफेंस या पीसीएस या यूपीएससी इसमें थोड़ी ना आएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये मान लीजिए कि ये जो हिस्ट्री आपको कक्षा 6 की पुस्तक भी बहुत सी चीज़ें ऐसी बता रही है पिछले 7 चैप्टर में। अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो, तो ये ज़रूर देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी थी और जो शायद आपको नहीं पता था। और उस बात को इस एनसीईआरटी के बुक ने बड़े ही आराम से, बड़े इत्मीनान से, बड़ी सहजता के साथ बता दिया है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, और इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। ये हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, ये जो बच्चा दिख रहा है इसका नाम है प्रभाकर। एनसीईआरटी हमें कहानी के ज़रिए चीज़ों को बताने की कोशिश करती है, जैसा कि मैं हर चैप्टर में आपको बताता हूँ। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। लोहार कौन? जो लोहे का काम करते हैं। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। दूसरी ओर थे, एक तरफ मतलब जो कुल्हाड़ी और हसिया बेचने के लिए उसने छोटी सी बेंच पर रखे हुए थे, किसने? लोहार ने। और वही दूसरी तरफ उसने देखा कि एक भट्टी चल रही है। औजार बनाने के लिए दो लोग हैं, लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे हैं। आज भी आप देखते हो कि जहाँ ये लोहे के जो औजार बनते हैं ना, कुल्हाड़ी, फावड़े, हसिया, वहाँ पर देखा होगा एक पर्सन जो बैठा होता है, लोहे का ऐसे कुछ पत्ती टाइप ले करके उसमें लोहा दबाएगा, ऐसी पत्ती होती है, ठीक। और दूसरा व्यक्ति जो खड़ा होगा, इसकी पत्नी होगी, इसकी सिस्टर होगी, या कोई भी घर का पर्सन, वो इस पे हथौड़े से चोट कर रहा होगा। आपने गौर किया होगा। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। प्रभाकर देख देख के मज़े ले रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग हम लोग आज बड़े ही आम तरीके से, नॉर्मल तरीके से करते हैं। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। आज हम लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नॉर्मल रूप में करते हैं। लोहे की चीज़ें हमारे अब डेली लाइफ का हिस्सा हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। ये लोहे का प्रयोग जानते हो कब शुरू हुआ? लगभग 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। अब देखो, महापाषाण कब्रें इसमें आया ना, ये महापाषाण कब्रें क्या हैं? ये मैंने आपको बताया था, आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये महापाषाण कब्रें जब एग्जाम्स में आ जाती हैं, और देखो ये कक्षा 6 की पुस्तक में, आप जिसको हल्के में ले रहे हो, ये उस पुस्तक में है। और महापाषाण कब्रें क्या हैं? मैंने आपको बताया था, ध्यान दिया होगा आपने तो,
महापाषाण कब्रें, महा का मतलब होता थी बड़ी, और पाषाण यानी पत्थर, पत्थर जो बड़े पत्थर, यानी कि जो जहाँ व्यक्ति को दफन किया जाता था वहाँ पर आसपास बड़े बड़े पत्थरों से उसको सजा दिया जाता था, बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इस कब्र में कभी कभी कोई ऐसी कब्र भी मिली जिसमें कई लोग एक साथ दफनाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया कि ये लोग हो सकता है एक ही परिवार के हों, और यहाँ पर एक होल होता था जिसके ज़रिए यहाँ पर बॉडी लाई जाती थी। तो इन्हीं पत्थरों वाली कब्रों को क्या कहा गया? महापाषाण कब्रें। ठीक, इसको हमने आपको बताया था, इसीलिए कहते हैं नोट डाउन किया करो चीज़ों को, क्योंकि एक बार जब वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद हमें वीडियो देखते टाइम तो लगता है कि सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन बाद में उन चीज़ें वो भूलने लग जाते हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। देखो वही बात जो मैं बोल रहा हूँ। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। 3000 साल पहले खोजा गया और 2500 वर्ष पहले से इसका इस्तेमाल, इसका प्रमाण मतलब इसका यूज़ बढ़ गया था। यूज़ क्या था? जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल। आज भी जब आप कुल्हाड़ी देखते हो उसमें लोहा होता है, और जो हल होता है जैसे खेत जोता जाता है वो भी लोहे का होता है ना, ऐसे ही पहले भी यूज़ करना शुरू हुआ। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि ये बताओ कि लोहे के, अभी बोला जा रहा है कि जो हल है उसमें लोहा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या ये बता सकते हो कि जब लोहा नहीं था तो इसके पहले हल में क्या इस्तेमाल किया जाता था? इसका आंसर करो। मैंने आपको इसका आंसर कई बार बताया है, पढ़ाते टाइम भी बार बार मैं हाईलाइट कर रहा था कि ये पढ़ो, देखो देखो देखो। तो अब मुझे ये इसका उत्तर दो कि जब लोहा नहीं था उसके पहले हल किस चीज़ का बनता था, और जिस चीज़ का बनता था उस चीज़ में, और जब लोहा मिल गया उस चीज़ में क्या अंतर आ गया कृषि में? क्या कृषि उत्पादन बढ़ा, घटा, कैसा क्या हुआ? पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया होगा, बताया होगा, लेकिन ध्यान से नहीं देखते हो। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। अगर भाई समृद्ध गांव का मतलब है कि अगर गांव ऐसे नहीं होंगे जिनके पास सब कुछ परिपूर्ण हो, अनाज भी अच्छा उग रहा है, खेती भी अच्छी हो रही है, ऐसे होंगे नहीं तो टैक्स कहाँ से आएगा? और टैक्स नहीं आएगा तो राजा कैसे बने रहेंगे भाई? जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। रोपाई क्या है बताओ? धान की बात बताई थी, याद है कि पहले धान को के बीज एक जगह पर डाले, जब पौधे हो गए तो इस पौधे को उखाड़ा और दूसरी जगह रोपना शुरू कर दिया। याद आ रहा है? तो वही, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। भैया जब तक सिंचाई नहीं करोगे, पौधे लगाते हो सिंचाई नहीं करोगे तो क्या ही फ़ायदा है? कितने भी अच्छे बीज डाल लो, सब सूख जाएगा ना। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय जैसे कि आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे पौंड के रूप में हमने खोद खोद के वहाँ पर पानी इकट्ठा कर लिया, ये बनाए गए। ठीक है, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, ये वाक्य दिए गए हैं और आपको इस चार्ट में भरना है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। जैसे तो बोला है कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। ठीक, वे किसानों से कर लेते थे। अब किसानों से कर लेते तो इसके आगे क्या किसान क्या करते थे? किसानों, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, या राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। अब एक रिदम सेट करो कि जब राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था तो वो किसानों से टैक्स लेते थे। अब किसान टैक्स कहाँ से लाएंगे? किसानों को तो टैक्स अदा करने के लिए किसानों को क्या करना पड़ता था? उत्पादन बढ़ाना था। तो क्या ये वाला यहाँ भर सकते हैं? अब जब उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हो? ये सिंचाई से ही संभव था। ठीक, अब आगे देखो, सिंचाई से संभव था तो अब सिंचाई के लिए कार्य करना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे? राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया, तो राजा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 5वें में। अब जब धन खर्चा हो गया तो क्या होगा? सिंचाई का कार्य हो गया, उत्पादन बढ़ने लगा तो किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की
अनिश्चितता घटी, ऐसा खत्म हो गया कि भैया उत्पादन नहीं होगा। देखो, अभी जब सिंचाई से संभव था, राजाओं ने सिंचाई के लिए योजना बनाई, धन खर्च किया, ठीक। धन खर्च करने के बाद जो अब धन भी खर्च हो गया, इसके बाद ये रहा, किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता खत्म हो गई भाई। कृषि उत्पादन बढ़ने लगा, राजस्व भी बढ़ा, और राजस्व बढ़ा तो लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। वैसे लोगों द्वारा परिश्रम यहाँ 6 में आएगा, सिंचाई से संभव था, और सिंचाई से संभव, जब सिंचाई होने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा, तो योजना बनाई, धन खर्च किया, फिर लोगों ने यहाँ परिश्रम किया, परिश्रम के बाद कृषि उत्पादन बढ़ा। जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो उनका राजस्व बढ़ेगा, और जब राजस्व बढ़ जाएगा तो फिर किसानों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता घटने लग गई, ठीक। बाकी अगर कुछ भी आप करेक्ट करना चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हो, तो आप करो और मुझे भी बताओ, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ, तुरंत, कि क्या सही है क्या गलत, ठीक। गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों का, दक्षिणी यानी कि नीचे, और उत्तरी यानी कि ये देखो पूरब है, ये पश्चिम है, पश्चिम, ये उत्तर, ये उत्तरी, और ये दक्षिणी, यानी इधर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। गांवों में क्या कह रहा है? गांवों में कह रहा है कि 3 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लल्ला, देखो तमिल, तमिल जान रहे हो ना, ये भारत का नक्शा नीचे का है, तो इस जगह नीचे की तरफ देखना, इस जगह तमिलनाडु है, देख रहा है तमिलनाडु, इधर केरल होगा, इधर कर्नाटक होगा, ठीक। तो ये जो तमिलनाडु है, ये वाला यहाँ पर कह रहा है कि एक होते थे वेल्लल्ला, ठीक है। ये वेल्लल्ला कौन होते थे? ये होते थे बड़े भूस्वामी। कौन होते थे? ये बड़े भूस्वामी होते थे। ये बहुत ज़रूरी है, ये भाई नोट डाउन कर लो, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आ जाते हैं। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार, और भूमिहीन मजदूर जो होते थे दास, कडेसियार और अधिमाई कहलाते थे। मतलब समझो मेरी बात का, मैं इसको फिर से बोलता हूँ, ठीक। एक होते थे वेल्लल्ला, दूसरे होते थे उड़वार, और तीसरे होते थे कौन? कडेसियार। वहाँ की भाषा अलग है ना, कडेसियार या अधिमई। अब जो वेल्लल्ला थे ये तो बड़े भूस्वामी हो गए, अब उनसे छोटे यानी जो साधारण बचे वो हो गए उड़वार। बार बार बोलो इस चीज़ को, उड़वार, ताकि आपको यहाँ भी याद हो और उसके लिखते भी जाओ। और जो तीसरे थे कडेसियार और अधिमई, ये कौन थे? ये ऐसे थे जो कि भूमिहीन थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। जो बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, वो कौन थे? वो वेल्लल्ला थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन, बड़े भूस्वामी वेल्लल्ला। जो साधारण ज़मीन वाले थे, मतलब कि जो साधारण हलवाहे थे, उनको कहा गया उड़वार। और जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी, जो मज़दूर थे, उनको कहा गया कडेसियार, ठीक। याद रहेगा, इसको लिख लो वरना भूल जाओगे, या स्क्रीनशॉट ही ले लो। देश के उत्तरी हिस्से में जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था, प्रधान व्यक्ति यानी मुखिया, ग्राम भोजक कहलाता था। यानी आज आपके गांव में जैसे प्रधान जी होते हैं, प्रधान जी क्या हैं? गांव के मुखिया हैं, आप सभी चुनते हो उसको, है ना। ये प्रधान जी को पहले क्या कहते थे? ग्राम भोजक कहते थे, ग्राम भाजक, ठीक है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। पहले वंशानुगत था कि ये ग्राम भाजक हैं, ग्राम भाजक बन गया, अब एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक बने रह सकते हैं। यानी कि ये जो ग्राम भाजक का पद था, गांव के जो मुखिया थे, इनका पद आनुवांशिक था। आनुवांशिक मतलब वंश आगे चलता रहा, बढ़ता रहा, ठीक है। ग्राम भोजक के पद पर जो ये ग्राम भोजक थे,
ग्राम भोजक यानी जो मुखिया थे, प्रधान थे, ये ग्राम भोजक इनके पद पर आम तौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है, बड़ा भूस्वामी है, वही कौन बनता था? ग्राम भोजक। और ये ग्राम भोजक आनुवंशिक होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के बने रहते थे। ठीक। साधारणतया इनकी ज़मीन पर जो इनके दास और मजदूर होते थे वो काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। अब ये जो भूस्वामी थे ग्राम भोजक, ये जो ग्राम भोजक थे भाई पावरफुल थे। पावरफुल क्यों थे? भैया जमींदार थे एक तरह से, कि बड़े भूस्वामी हैं। तो जो राजा होते थे वो क्या करते थे, जब टैक्स वसूल करना होता था तो कहते थे, इन्हीं भूस्वामियों से कहते थे कि एक काम करो, तुम ही टैक्स वसूल करो, क्योंकि भाई प्रभावशाली है ना, इनका प्रभाव है वहाँ पर। ठीक। लोग डरते हैं। व्यय न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कोई ये जो भूस्वामी हैं, किसी को न्याय सुनाना है और या पुलिस किसी को पकड़ना है, सारा कार्य ये कभी कभी यही करते थे। समझ गए कितना इनके पास पावर था, क्यों प्रभाव था इनका? एक सिक्का बोलता था तब के समय में। जो ग्राम भोजक थे, इनके अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। एक तो ग्राम भोजक हो गया जो बड़े भूस्वामी थे, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। और एक थे गृहपति। गृहपति कौन थे? ये तो बड़े भूस्वामी थे ग्राम भोजक, और गृहपति एक अलग इनका ये स्वतंत्र कृषक थे, अपनी खेती खुद करते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे, समझे? ये छोटे किसान थे, ग्राम भोजक बड़े लोग थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते हैं, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने पर जब काम करते थे तब अपनी जीविका उससे चला पाते थे। यानी कह रहा है, एक तो ग्राम भोजक हो गए, एक गृहपति हो गए, एक और थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो वही जो दास कर्मकार हैं। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बटाई का खेत लेकर के, क्योंकि उनके पास खुद की खेती नहीं है, तो बटाई का खेत ले करके दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं, है ना? या जैसे बटाई के लेते हैं, या हमारे इधर उसको बनकट बोलते हैं, यानी कि ज़मीन को लीज़ पर ले लेते हैं, एक साल की, 1.5 साल की, 2 साल की। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे, जैसे आज भी अधिकांश गांवों में होते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। प्राचीनतम तमिल रचना मतलब ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। जो जैसे अपने यहाँ प्राचीनतम रचना कौन सी है? वेद है। जो तमिलनाडु की है, तमिल में, तमिल यानी कि मैं ये देखो, ये नीचे का हिस्सा है, ये कर्नाटक और ये तमिल इधर साइड वाला है। यहाँ की जो प्राचीनतम रचनाओं में से, सबसे पुरानी रचनाओं में से जो है, उसको क्या कहते हैं? रचनाओं को, उसको बोलते हैं संगम साहित्य। सबका अपना अपना नाम है, अपना अपना तरीका है भाई। तो इन्होंने कहा ये है संगम साहित्य। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम क्यों कहा गया? संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै के जो कवि थे, कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। जो मदुरै था, मदुरै मैप में दिखाऊंगा भी, मदुरै के कवि सम्मेलन होता था, कवि सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था। गांवों में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। यानी कि ऊपर बताया ना, उड़वार, इधर देखो, ये जो नाम बताया कि ये वेल्लला, उड़वार, कड़ैसियार, ये जो है ना, इन सब का जिक्र संगम साहित्य में किया गया है। वेल्लला, उड़वार, कड़ैसियार का जिक्र संगम साहित्य में किया गया है बेटा। ठीक, इसको दिमाग में बसा कर चलो, ज़रूरी है। अगला आता है नगर। क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। यात्रा विवरण का मतलब होता है कि जैसे आप कहीं घूमने गए, जैसे मान लो आप गए लद्दाख घूमने गए, ठीक है, लद्दाख घूमने गए, आपने एक साथ में डायरी रखी। उस डायरी में आप साथ साथ नोट करते रहे कि आपने जब ट्रेन में बैठे तो कैसे आपका टिकट चेक हुआ, कैसे आपको सीट मिली, कैसा बाहर नज़ारा दिख रहा था,
फिर आप कहाँ उतरे, कहाँ पर पानी की बोतल ली, कहाँ पर खाना खाया, कैसे कैसे आप मतलब अपनी बातें लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो। और वहाँ पर जब घूमने गए तो कैसा नज़ारा था, बर्फ़ कितनी गिर रही थी, यही अपनी यात्रा का विवरण दे रहे हो। ठीक है, यही था। मूर्ति कलाएं, मूर्ति को बनाने की जो कलाएं थी। पुरातत्व के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो पुरानी चीज़ें थीं, जैसे पुरातत्वविद होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो वही पुरानी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं धीरे धीरे, पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, जातकों के बारे में। ये वो कहानी है जो आम लोगों में प्रचलित थी। जातक क्या है? जातक यानी वो कहानियाँ जो कि आम नागरिकों में, आम लोगों के बीच प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन है, गरीब आदमी, किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है, ये बताया गया है नीचे की कहानी में। तो चलो इस कहानी को पढ़ते हैं। थोड़ा सा कूल माइंड से, इंटरेस्टिंग वे में, अच्छे से, मन को खुश रख के चीज़ें पढ़ो तो जल्दी भाई याद होगी। ठीक है, इन चीज़ों को याद करने की कोशिश मत करो, इंजॉय करने की चीज़ें करो, अच्छे ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से। और जो मुख्य चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, तो वो आप नोट ज़रूर कीजिए। ठीक है, कहानी क्या है? एक शहर है, उस शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। एक शहर था, उसमें एक गरीब आदमी रहता था और उसके पास एक मरा चूहा था, मरा चूहा। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को, भोजनालय मतलब एक ढाबा टाइप था, तो उसने क्या किया, वो मरा हुआ चूहा ले गया, ढाबे वाले से कहा कि ये मरा चूहा ले लो, अपनी बिल्ली के लिए, क्योंकि ढाबे वाला बिल्ली पाले था। तो उसने वो मरा चूहा दे दिया एक सिक्के के लिए उस ढाबे वाले को। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने के बाद से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। राजा का बगीचा, आंधी आई तो आज भी देखा होगा पेड़ पौधे टूट जाते हैं। तो उसने कहा कि एक काम करो, परेशान मत हो, मैं साफ तो कर दूंगा लेकिन इसकी लकड़ी पत्ते सब मैं ले जाऊंगा। माली ने कहा, अरे तुम ले जाओ यार, साफ कर दो भैया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर दिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। बच्चों को बुलाया और कहा कि एक काम करो, जितनी टहनियाँ उठाओगे और जितने पत्ते उठाओगे, तुम सबको एक एक मिठाई देंगे, उन सब गिनते जाना कितनी कितनी टहनी उठा रहे हो। देखते ही देखते उसने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। ठीक, दिमाग देखो कैसे लगा रहा है। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। अब इसने क्या किया था कि सारे पत्ते, टहनियाँ इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब जब वहाँ से कुम्हार निकला, क्योंकि कुम्हार को क्या करना है, बर्तन पकाने के लिए आग चाहिए, आग के लिए लकड़ी चाहिए। तो इसने कहा कि ठीक है, पूरी ढेर का ढेर ले जाओ, पूरी लकड़ी है। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। मटका लिया, पानी भरा, और जहाँ पर घास काट रहे हैं लोग धूप में, तो भाई धूप में काट रहे हैं, पानी पीना उनको, तो सबको पानी पिलाया। वो सभी खुश हो गए। अब उन्होंने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, अच्छा बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ये घास काटने वाले लोग उससे पूछ रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। किसने? उस व्यक्ति ने। एक दिन व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा, जिससे उसने कहा था कि समय आने पर मैं बताऊंगा कि आप मेरी क्या सहायता करोगे। उस व्यक्ति ने कहा कि कृपया तुम सब एक एक घास का जो गट्ठर है मुझे दे दो, और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। मतलब समझे कि कैसे दिमाग अगर हो तुम्हारे पास तो दिमाग लगा कर
जो आपके पास प्राप्त होगा वही पर्याप्त होगा और उसी में आप चीज़ों को बेहतर वे में करने के दिशा में कोशिश कर दोगे। अदरवाइज बहाने बनाने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं। प्राचीन शहरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार जो होते थे, जो मूर्तियां बनाते थे, कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते हैं। मतलब कह रहे हैं जो प्राचीन नगर थे वहाँ के जीवन के बारे में हमें अन्य कई तरीक़ों से पता चलता है। जैसे शहर हो गए, गांव हो गए या जंगल हो गए, इनकी जीवन से वहाँ जीवन कैसा था, जीवन से जुड़ी जो घटनाएं थी उसको जो मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाते हैं ना, वो बड़े ही अच्छे ढंग से बनाते थे। ऐसी मूर्तियों में मतलब इमारतों की रेलिंग बना देते थे, खंभे बना देते थे, प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे ना तो वो देखते थे वो चीज़ें। जैसे आज भी आप किसी पुराने मंदिरों में जाओगे, पुरानी जगह जाओगे तो देखो कि उन जो मंदिरों में चीज़ें सजाई गई, मूर्तियाँ बनी, उसमें देखना पुराने समय के लोगों के जीवन के बारे में बताया गया कि वो कैसे खाते थे, कैसे बैठते थे, कैसे सोते थे। वो मूर्तियाँ भी उसी स्टाइल में बनी होंगी। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है देखो, दिल्ली में मिला एक वलय कूप। वलय कूप क्या होता है अभी आपको बताएंगे। ये हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। ये वलय कूप ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है भाई, बहुत पुराना है। और ये नीचे सांची की है मूर्तिकला। ये मूर्तिकला देखो, आप दिख रहा होगा, ये मूर्तियाँ बनी हैं। आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो गूगल पे जाओ और उसमें सर्च करो सांची की मूर्तिकला। आप पुराने जो आर्किटेक्चर देखोगे इतने शानदार, इतने कमाल होते थे कि लोग यकीन ही नहीं करते कि इनको इंसानों ने बनाया है। इतना महीन काम और इतना बेहतर काम करते थे वो लोग। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी ये आपने देखी थी। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटे से घिरे थे। परकोटा मतलब आसपास की दीवार, मतलब जो दीवार बना देते थे ना। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वाला आपने चित्र देखा, इसमें ये जो वलय कूप है ना, ये ठीक, और ये अनेक शहरों में मिले हैं। ये वलय कूप क्या करते थे? ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। मतलब या तो ये नाली के रूप में प्रयुक्त यूज़ होते थे, या कूड़े डस्टबिन के रूप में प्रयोग होते थे, या गुसल खाने के रूप में प्रयोग होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाज़ारों या आम घरों के जो अवशेष हैं बहुत कम मिले हैं। जाहिर सी बात है ये सब खराब हो गए होंगे, टूट फूट गए होंगे। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। मतलब कह रहा है कि घर इसलिए नहीं बचे ना, क्योंकि हो सकता है छप्पर अप्पर से बने होंगे, या कच्ची ईंटों से बने होंगे, या मिट्टी से बने होंगे, इसलिए वो मिट्टी में ही दफन हो गए। भविष्य में जो पुरातत्वविद हैं इनकी खोज कर सकते हैं। आगे हो सकता है कि इनकी खोज हो जाए। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों के द्वारा भी पता चलता है। जो प्राचीन शहर हैं उसके बारे में वहाँ जो नाविक गए हैं या जो यात्री घूमने गए हैं उन्होंने जो विवरण दिया है उसके बारे में पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। मतलब कि आज अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, और आज आपके यहाँ कोई व्यक्ति आता है जो आज की अभी की सिचुएशन के बारे में एक बुक लिख देता है। अब इस बुक को, ये बुक लिखकर उसने एक संदूक में, एक बॉक्स में बंद किया और वो व्यक्ति मर गया। ये संदूक इसको उसने ज़मीन में दफना दिया था, दबा दिया था। आज के 1000 साल बाद जब उसी स्थान पर जहाँ इसने दफनाया था कोई घर बनवाने गया, उसने खुदाई करी, ये बॉक्स निकला, उसने खोजा, मतलब खोला, उसमें ये बुक निकली। अब उस व्यक्ति ने आज से 1000 साल बाद जब इस बुक को खोला तो उसने देखा दिल्ली के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। तो वो क्या करेगा, अच्छा 1000 साल पहले दिल्ली मतलब ऐसी थी, है ना। तो वही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिन जिन पत्तनों पर वाह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा, वो यूनानी व्यक्ति ने। कह रहा मानचित्र 7 में भरूच को ढूंढो, अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो।
मानचित्र 7 में कह रहा है कि भरूच को बेटा ढूंढो और उसको पढ़ो। भरूच का यूनानी नाम, चलो मैं आपको पहले भरूच दिखाता हूँ क्योंकि पिछले चैप्टर्स में जाना होगा, ठीक है। एक मिनट, आगे आओ। चलो, शाबाश, बहुत अच्छे, वेल डन। ये चलो भाई, आ जाओ। इसमें 105 पेज बोल रहा था और 105 में इसमें ये है, बुद्धू बना रहा है। बुद्धू बनाता है, कौनो बात नहीं। चलो हम अपने चैप्टर पे आते हैं जी। ये लो जी, भरूच का यूनानी नाम था बेरीगाजा। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले जो लोगों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल व अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ पर जहाज ला सकते थे। मैं आपको, ऐसे मेरा मन नहीं मानता जब तक आपको मैं लोकेशन ना दिखाऊं, तो मैं आपको लोकेशन तो ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक। बस एक मिनट, ये लो भाई, ये लो, बस, ये रहा। चलो, तो भरूच जो है ना, ये आपका गुजरात वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये गुजरात के पोर्शन में यहाँ पर जो था ना, ये भरूच था क्या, अभी भी है, ठीक। समझ पा रहे हो ना। भारत का मैप, टीचिंग, ये देखो, ये बन गया भारत का मैप। ये सुंदर सा भारत, हमारा प्यारा भारत, ये ठीक। अब इस सुंदर से भारत में ये गुजरात का पोर्शन है। इस गुजरात में ही ये यहाँ पर, ठीक है, ये पड़ता है भरूच। इसका नाम था बेरीगाजा मतलब यूनानी नाम। अब यहाँ पर राजा के द्वारा नियुक्त कुशल व अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ पर जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। मतलब ये हम बाहर से मंगवाते थे। क्या क्या? तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, मुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के और शराब भी। शराब तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो कहाँ से बोल गया मैं बोलना। रात ना अगर बंद ना हो जाए तो भाई रात भर यूं ही लाइन लगी रहे शराब की दुकान में। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, ये पत्थर होता था, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र, यानी जो आप फुसफुस दिन भर करते रहते हो ना, वो पहले इत्र आता था। आज भी इत्र आता है, जब आप जाते हो तो इत्र मतलब जो आप स्प्रे करते हो वो वैसा नहीं, आज इत्र आता है कि आप ऐसे उसको रोल करके या कैसे भी करके लगाते हो और बड़ा एक मज़ेदार होता है इत्र। कन्नौज को जो इत्र नगरी कहते हैं, यहाँ से निर्यात किया जाता था। हमारे भारत से क्या किया जाता था? जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से बाहर भेजा जाता था कि जाओ लगाओ परफ्यूम, घूमो। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। राजा के लिए जो व्यापारी लोग थे ना, वो क्या करते थे? जानते थे ये अय्यास आदमी हैं, इनको सुंदर औरतें दे दो, अच्छी शराब दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े ला कर देते हैं, बर्तन अर्तन, गाने नाचने वाले, तो बस राजा साहब खुश, बोल देंगे ठीक है जाओ व्यापार करो, हमें तुम टैक्स मत देना, और क्या चाहिए। हद है भाई अय्याशी की। आहत सिक्के, जो सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने सिक्के जो थे उनको कहा गया आहत सिक्के। आहत क्यों बोला जाता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आहत सिक्के ना 500 साल चले थे, करीब 500 साल तक ये सिक्के चलते रहे। इसका चित्र नीचे दिया गया। ये जो चित्र देख रहे हो, देखो गौर से देखो, ये सिक्का है, ये सिक्का, ये डिज़ाइन बनी है।
चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बोला आहत करके बनाए जाने के कारण आहत सिक्का कहा जाता था। मतलब अब ये समझो, आयत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। गोल, ये या तो धातु के चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। यानी कि आपके पास धातु का कोई चादर है या कोई एल्यूमिनियम का टुकड़ा है मान लो, ठीक, और उसको या तो गोल करके या काट करके उसको बनाया जाता था, उसको चपटा रूप करके, ठीक है। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, एल्यूमिनियम में तब नहीं था, ये चांदी और सोने के सिक्के पे बनाए जाते थे, ठीक है। इन सिक्कों पर कुछ लिखना नहीं था, बल्कि इन पर जो कुछ चिन्ह बनाए जाते थे वो ठप्पे मार कर बनाए जाते थे। जैसे कि ये मान लो आपने चांदी लिया, चांदी को चपटा किया, ऐसे गोल बनाया, और इस पे आपको अगर किसी गाय का मान लो चित्र बनाना है, गाय का, ठीक है, तो गाय का जो आकृति उस पर इसे गर्म है, उस पर ठप्पा मारा, तो ठप्पा मारने में वो गाय के चित्र इसमें चिपक गया, गड़ गया। जैसे ये देखो इसमें है ना, ये चित्र बने हुए हैं, ऐसे बनाए जाते थे। इसलिए क्योंकि इन्हें आहत किया जाता था, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाने लग गए। समझ पाए बात को? ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए। ये सिक्के काफ़ी जगह पाए गए। ये करीब 500 सालों तक ऐसे ही सिक्के चलते रहे और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे, ठीक है। अब विनिमय के अन्य साधन थे, मतलब विनिमय यानी कि हम जो लेन देन करते थे ना, सिक्के तो थे ही लेकिन अन्य साधन भी थे। कैसे कैसे करते थे? संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य अभी ऊपर हमने आपको बताया संगम साहित्य क्या है, भूल जाते हो बार बार। संगम साहित्य यानी कि तमिल जो साहित्य होते थे, इसके जो प्राचीनतम जो रचनाएं हैं उसी को क्या कहा गया? संगम साहित्य कहा गया। भाई भूलो मत, संगम साहित्य बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ पर वो हुआ? ये जो तमिल कवि थे उन कवियों का संगम होता था, उसमें ये साहित्य लिखे गए, तो संगम में लिखे गए इसीलिए संगम साहित्य हो गया, ठीक। कविता क्या है? खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे, जो खेतों के सफ़ेद धान है गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह गया। आप कह रहोगे ये कैसी कविता है, कोई रिदम तो है नहीं। तो भाई ये हिंदी में ट्रांसलेट हुई है, वो तमिल में लिखी गई होगी, ठीक है। समुद्र के किनारे, इसमें बस हमको ये जानना है कि जो बार बार कह रहा खेतों के सफ़ेद धान की गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाएं। शहरों से नमक के सौदागर के यूं चले जाने पर सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। मतलब बता रहा है कि समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, ठीक है। नगर गतिविधियों के केंद्र। अब हम पढ़ेंगे नगरों के बारे में। नगर क्या थे? अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। मथुरा कहाँ था? अब आपको इतना, आज जहाँ मथुरा है वहीं पहले भी मथुरा था। ऐसा थोड़ी ना कि मथुरा पहले तमिलनाडु में था, उत्तर प्रदेश में आ गया। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर मथुरा था, ठीक। अब मैं थोड़ा सा मैप सही कर देता हूँ, अच्छा, नहीं तो यही कहोगे कि मैप पहले देखो भैया अपना। ये लो, ये अब एकदम सुंदर सा अगर भारत नहीं बना दिया हमने तो मेरा नाम बदल देना तुम बेटा, नाम बदल देना। ये लो, ये बांग्लादेश को अपने में कैद कर दें क्या? भारत मिलेगा है क्या? अखंड भारत की शुरुआत यहीं से करें या बार बार की झंझट ही ख़त्म कर दें। ये ज़्यादा नेता बन रहा है ना, कहते आओ बेटा तुम मेरे पास आओ, यहीं रहो तुम, अब तुम नहीं जाओगे। अब अंग्रेज़ तो चले गए, तुम्हारा विभाजन कोई नहीं करेगा। ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर है मथुरा, ठीक। तो जो मथुरा था पहले बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था, आज भी है खैर। यहाँ 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है ये, 2500 साल से ज़्यादा समय तक, क्योंकि ये जो यातायात और व्यापार के
दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर था, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आज भी मथुरा में अनेक मंदिर हैं। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा में इतनी शानदार शानदार मूर्तियां बनती थी जिसको देख करके आप दंग रह जाओगे। आज भी मथुरा मूर्तियों का मंदिर, वहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है। हम सभी वहाँ दर्शन करने जाते हैं। और मथुरा आज हमारे लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाण कौन थे? ये कुषाणों के बारे में हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि कुषाण हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। मथुरा में जो आज हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र स्थल है। हालांकि मेरा ये मानना है कि मथुरा का हमें सुंदरीकरण पर जोर देना चाहिए, प्रकृतिकरण पर जोर देना चाहिए, और मथुरा को और बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि मथुरा जितना सुंदर होना डिज़र्व रखता है, जितना प्यारा होना डिज़र्व रखता है, जितना और विकसित होना डिज़र्व रखता है, कहीं ना कहीं वो ये सारी जो डिज़र्व रखने वाली चीज़ें हैं वो उसको नहीं मिल रही हैं। और मथुरा जो कि एक बेहतरीन शहर के साथ साथ इतना प्राचीन शहर है, वो कहीं ना कहीं गंदगी और थोड़ा ख़राब सिस्टम के हाथों में लग गया है। तो इस मथुरा को, और ये हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी होती है, किसी भी शहर को स्वच्छ रखना है, साफ़ रखना है, अच्छा रखना है, तो यह हम सभी की भागीदारी होती है। भाई देखो, मैं किसी सरकार से ये उम्मीदें नहीं करता हूँ, किसी प्रशासन से नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि हम सभी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, ठीक। पहले इसमें क्या था? मथुरा में जैन और बौद्ध मंदिर भी खूब होते थे। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आज भी तो है, यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है भाई। मथुरा में प्रस्तर खंडों यानी पत्थर के खंड तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं वो अभिलेख ये उल्लेख करते हैं कि क्या उल्लेख करते हैं? जो स्त्रियां और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दान दिया है वो उसमें लिखा गया है। प्रायः शहर के जो राजा होते थे, रानियां होती थीं, अधिकारी और व्यापारी होते थे, शिल्पकार होते थे, इस प्रकार के दान करते थे जिनको उत्कीर्ण किया गया है, लिखा गया है। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों और ये बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और जो इत्र बनाते थे उसका उल्लेख भी मिलता है। किसमें मिलता है? मथुरा के अभिलेख में, ठीक। आगे आओ। शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प तथा शिल्पकार, एक मिनट। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरा स्थल यानी पुराने स्थलों से। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। ये भाई ये शब्द ना आप नोट कर लो, उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जिन शब्दों को बोलता हूँ नोट कर लो, तो उसको प्लीज़ नोट कर लिया करो क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होते हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र क्या होते हैं ये अभी हम इधर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं इसलिए उत्तरी काले चमकीले पात्र, ठीक। ध्यान रहे कि ये अन्य दूसरे शिल्पों के यहाँ पर जो ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। मदुरै कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। मदुरै और वाराणसी में कपड़ा उत्पादन बहुत ही पीक पर था उस समय, जहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे।
अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। संघ यानी कि ग्रुप्स बनाने लग गए थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। अब इस श्रेणी शब्द को फिर से आप इसको नोट डाउन कर लो, श्रेणी, क्योंकि श्रेणी एग्जाम में आ भी चुका है और आता है, पूछा जाता है कि श्रेणी क्या है। शिल्पकारों की जो श्रेणियां थी, इस शिल्पकारों की श्रेणियां का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना तथा तैयार माल का वितरण कराना था। जबकि जो व्यापारियों की श्रेणियां होती थी, सबकी अलग अलग श्रेणियां होती थी। व्यापारियों की श्रेणियां अलग हैं, शिल्पकारों की श्रेणियां अलग हैं। व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। जो श्रेणियां बैंक के रूप में काम करती थी उसे क्या कहते थे? कुछ श्रेणियां ऐसी थी जो बैंक के रूप में काम करती हैं। बैंक, जहां लोग पैसे जमा रखते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, जैसे आज भी होता है। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। जो पैसे जमा किए, अब श्रेणी ने क्या किया कि वो पैसा कहीं और निवेश किया, जो लाभ आया उसका एक अंश जो जमा करने वाले हैं, पैसे जमा करने, उनको लौटा दिया गया, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया गया। ठीक, अब चलो हम ये पता करते हैं कि ये क्या होते हैं उत्तरी काली चमकीले पात्र, यानी कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है यार, इसको नोट करो और अभी लिखो जहाँ भी नोट्स बना रहे हो। ये क्या होते हैं? ये कठोर चाक निर्मित, चाक यानी कि जैसे हम कुम्हार के यहाँ जाते हैं ना, एक पहिया में घुमा के वो बर्तन बनाता है, उससे ही निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते हैं। इसे बनाने के लिए जो कुम्हार होता है, मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर पर रखते थे। जैसे आज बर्तन कैसे बनाते हैं, कुम्हार ऐसे ही तो बनाते हैं ना, कंडे या उपले से उसको ढकते हैं, हाई टेम्परेचर बनाते हैं जिससे उसको पकाना होता है। पहले भी तो ऐसे ही, यही बात तो बता रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों को बाहरी सतह जो काली हो जाती है, जब उसको ढका, हाई टेम्परेचर दिया तो ये पक गए, पक के काले हो गए। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। ऐसे कोई इनके पास पॉलिश होती थी, उसको भी लगा देते थे ऊपर, जिससे वो ऊपरी हिस्सा जो था बहुत चमकने लगता था, जिससे इसको क्या कहा गया? उत्तरी, क्योंकि उत्तर में बनाया जा रहा है। काले, क्योंकि काला है पत्थर, ठीक है। उत्तरी काले पॉलिश, पॉलिश क्यों? क्योंकि पॉलिश करते हैं ना, पॉलिश दर बर्तन। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, बस सिंपल सी चीज़ है, ये आप माइंड में ज़रूर रखना यार। ठीक, आगे आ जाओ। सूत कातने और बुनने के नियम क्या होते थे? ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र मैंने आपको कल बताया था, अर्थशास्त्र क्या है? ये कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य कौन? कौटिल्य वही जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई थी, है ना, मौर्य साम्राज्य की। और ये कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, इन्हीं कौटिल्य ने ये अर्थशास्त्र लिखा। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख कर दिया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष जो पदाधिकारी है उसकी देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ठीक, ऊन, पेड़ों की छाल, जो कपास है, पटुआ है तथा सन को तैयार करने के काम में जो विधवा औरतें होती थीं, जो सक्षम अक्षम महिलाएं होती थीं, जो भिक्षुणियाँ थीं, जो वृद्धा वेश्याएँ थीं, जो राजा की अवकाश प्राप्त दासियाँ थीं, यानी कि ऐसी दासियाँ जिसे राजाओं के तरफ से छुट्टी दे दी गई है, सेविकाएँ थीं, या अवकाश प्राप्त देवदासियों, देवदासी वो होती थी जो मंदिरों में भगवान के सामने नृत्य करती थी, उनको लगाया जा सकता है। किसमें? ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन, इनको तैयार करने में। ठीक, इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि आप इनके जैसे जैसे काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छी सैलरी दो, जो कम काम कर पा रहा है उसको सिखाओ और उसको वैसी ही सैलरी दो। ठीक है। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं। कुछ ऐसी महिलाएं थी जिसको कहा गया था नहीं तुम बाहर नहीं जाओगी, वो क्या करती थी? अपनी दासी को भेजती थी और ये कच्चा माल मंगवाती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। ठीक, आगे आ जाओ। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती थी
उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के यानी सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि अगर औरत अपने जो माल को तैयार करके, ठीक है, कारखाने में जाती है बेचने, जहाँ उस या सुबह सुबह कारखाने जाती है, जो भी औरत, उसे अपना माल कारखाने तक सुबह ले जाना पड़ता है। क्यों ले जाना पड़ता है? क्योंकि सुबह हल्की रोशनी होती है और उसे पारिश्रमिक भी मिल जाता है, मतलब पैसे भी दे दिए जाते हैं। उस समय तड़के माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी तो पर्याप्त रहती ही है, और जो माल को जांच रहा है निरीक्षक है, अगर उस औरत की तरफ देखेगा या इधर उधर की बातें करेगा, उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा, गलत आचरण करेगा, गलत व्यवहार करेगा, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया है तो औरत को भी जुर्माना देना होगा। ठीक, लैंगिक समानता, उसको भी सज़ा अगर जिसने गलत किया है, इनको भी सज़ा अगर इन्होंने गलत किया है। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अगर औरत अपना काम पूरा नहीं कर रही है तो जुर्माना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि औरत का अंगूठा ही काट दिया जाए। सोचो, और अंगूठा किसी भी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इस अंगूठे के बिना तो शायद ही ऐसा कोई कार्य है जो आप कर सकते हो किसी पे उंगली करने के सिवा, है ना? क्योंकि ये तो बहुत लोगों का फेवरेट काम होता है। कुछ करें चाहे ना करें जीवन में, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में उंगली ज़रूर कर देंगे। ये हमारे समाज का एक नियम है और एक पसंदीदा काम है। आगे आते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडू। मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105, उसमें अरिकामेडू या पुडुचेरी, साउथ में, यहाँ पर दक्षिण भारत में हमने अरिकामेडू देखा था ना, ये साउथ में। प्रश्न 88 में रोम के बारे में जानकारी ढूंढो। रोम के बारे में हमने पढ़ा था, इटली का रोम, याद करो। हम जब यूरोप को देखते हैं तो ये भूमध्य सागर है, यहाँ अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, और इसके ऊपर ये यूरोप का है, और यहीं पर देखना नीचे की तरफ इटली है, और वहीं इटली में रोम था। ठीक, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू, यानी कि यहाँ भारत के साउथ में जो पुडुचेरी के पास थी, पुडुचेरी में थी अरिकामेडू, एक पत्तन था। पत्तन यानी कि बंदरगाह। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। जो जहाज आता था उसके सामान जो लदे होते थे वो उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है अरिकामेडू में, जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले। एम्फोरा क्या होता है ये आप गूगल करो, तुरंत करो इसको गूगल, व्हाट इज़ एम्फोरा, या अभी लिख लो, बाद में करना। ठीक, इसमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते हैं। एम्फोरा में आपको अभी मैं बताता हूँ एम्फोरा क्या है। एम्फोरा एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का होता था, और मैं आपको एग्जैक्टली चित्र बना करके दिखाता हूँ। जग जैसा है, जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, ये यहाँ पर बनाता हूँ। जो एम्फोरा मिले हैं, ईंटों से बना स्ट्रक्चर वहाँ मिला है, गोदाम मिला है, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के, मतलब ये कह रहा है कि वहाँ से भूमध्य सागर के क्षेत्र में जैसे एम्फोरा होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ भी एम्फोरा मिले हैं। डिलीट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर बनाता हूँ, इससे दूसरे पेन से बनाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ पर एम्फोरा यानी कि ये कोई जग ऐसा है, ये इसका मुंह है जग, ठीक, यहाँ पर गोल मटका टाइप है, और यहाँ पर दोनों तरफ इसके हैंडल लगी हुई है। ठीक है, अगर आप, अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको दिखेगा नहीं, अभी मैं दिखा भी दूंगा, तो आप गूगल कर दीजिए, आसानी से जान जाएंगे। आगे देखो, इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं, जैसे ये बताया ना, ये हत्था, और ये जग जैसा ही होता था, जग जैसा दोनों तरफ हत्थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। मतलब कह रहा अरिकामेडू में ऐसे बर्तन मिले हैं जिसपे एरेटाइन जैसे मुहर लगे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे एरेटाइन शहर में लगती थी मुहर, वैसे ही बर्तन मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो बर्तन आए हैं वो कहीं ना कहीं इटली से कनेक्टेड हैं। ठीक, आज भी देख रहे हो इटली,
आज भी हम इटली इटली दिख रहा है, मेलोडी मेलोडी, कहाँ के हैं मेलोडी भैया? इटली शुरू से अभी तक छाया हुआ है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। किसे? ये जो मुहर लगाई जाती थी ना, वैसे ही। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसका डिज़ाइन तो रोम का है, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। ठीक, साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े के रंगाई के पात्र होंगे। मतलब कि कुंड यानी कि एक ऐसे गड्ढा टाइप बनाया जाता था और उसमें ऐसे रंग भर दिया जाता था। जब कपड़ों को रंगाई होती थी ना, तो इन्हीं कुंड में कपड़ों को डाला जाता था जिससे कपड़े रंग जाते थे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? अरिकामेडू में। अरिकामेडू कहाँ? पुडुचेरी। ठीक, अन्यत्र मानचित्र 6 प्रश्न नंबर 76, इसमें रोम खोजो। आपका एक काम है कि अभी मैंने बताया कि मेडिटेरियन भूमध्य सागर है, ये एशिया है, इधर एशिया के इधर भूमध्य सागर, जहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर, और भूमध्य सागर के ऊपर ये यूरोप। यूरोप की नीचे की तरफ देखना इटली होगी और वहीं पर रोम है। यहाँ यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कौन सा? रोम। जो यूरोप के इतने देश हैं उसके सबसे पुराने शहरों में से एक कौन है? रोम। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे ऑगस्टस। इन्होंने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था, किसने? ऑगस्टस ने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। यानी ऑगस्टस कहते हैं कि रोम पहले ईंटों का था, अर्थात गरीब था, और उसके संगमरमर का यानी सुंदरीकरण वैभवशाली मैंने बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा कई महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल यानी कि एम्फी थिएटर, रंगमंडल यानी एम्फी थिएटर बनवाए। किसने बनवाए? ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। रंगमंडल, इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। जैसे आप थिएटर पे जाते हो ना, थिएटर में, वैसे ही इन्होंने एम्फी थिएटर बनवाया। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, यानी स्विमिंग पूल्स भी बनवा दिए, जहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित होते थे। ऐसा नहीं था कि एक ही टाइम पर स्त्री और पुरुष दोनों एक ही टाइम पर जाकर नहा रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं। नहीं, पुरुष इस टाइम नहाएंगे, वो औरतें उस टाइम नहाएंगी, ऐसा था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। कह रहा है जो बड़े बड़े जलवाही सेतु थे, जिनको कहा गया एक्वाडक्ट, ये हैं एक्वाडक्ट, जलवाही सेतु, इन्हीं के जरिए पानी लाया जाता था। ठीक है, अब ये वाला चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, यानी चैप्टर 8 हमने कर लिया कंप्लीट। मन हो तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। नहीं बने तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। ये छोटे छोटे प्रश्न कर लो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है ना, तो आप रह जाते हो। तो ये हमने चैप्टर कर लिया कंप्लीट। तो भाई जाते जाते मेरी एक बात सुन लो बस, कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, ये तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट भी है, और आपका दायित्व भी बनता है यार, कि कोई अगर इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है तो उसके लिए कुछ तो कर दो, लाइक कर दो, और कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो उसको प्लीज़ कमेंट करिए। और एक आखिरी बात कि आप सभी मेरे साथ बने, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आगे आपके इस चैनल पर बहुत सी जीएस की क्लासेस आने वाली हैं, उसका आप इंतज़ार कीजिए और बस साथ में बने रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो क्लासेस आ रही हैं अभी इतनी आएंगी, क्लासेस और बढ़ेंगी, हम और भी चीज़ें लाने वाले हैं इस आपके चैनल पर। तब तक आप पिछली क्लासेस भी देखिए, और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।